हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है हमारी अपनी पाठशाला, इस पर हम लोग गवर्नमेंट फाइनेंस के सेक्शन में लेके आए हैं नेचर ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो जैसा कि पूर्व के क्लास में हमने आपको बताया था गवर्नमेंट के फाइनेंस के विषय में कि गवर्नमेंट किस प्रकार एक्सपेंडिचर अपने करती है, किस प्रकार रिसिप्ट प्राप्त करती है। तो उसी सेक्शन में जब हमारा एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट का सेक्शन हो गया तो अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट का बजट। पूरे वीडियो को देखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये वो सेक्शन है जिससे आपके एग्जामिनेशन में, चाहे आप यूपीएससी दो चाहे आप स्टेट पीसीएस दो, आपके हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आएंगे और क्वेश्चन जो होंगे वो प्योर कॉन्सेप्चुअल होंगे। क्वेश्चन में डाटा का थोड़ा थोड़ा लगाया जाएगा मस्का, लेकिन क्वेश्चन जो रहेगा वो प्योर रहेगा कॉन्सेप्ट पर आधारित। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो पूरे वीडियो को देखते जाइए, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। लगभग यूपीएससी हर साल इस सेक्शन से एक या दो क्वेश्चन पूछती है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे गवर्नमेंट के बजट के बारे में। तो गवर्नमेंट का बजट का नेचर जानना है कि किस प्रकार का हमारा बजट होता है। तो अगर हम लोग दो टॉपिक पढ़ा, हमने पढ़ा एक्सपेंडिचर पढ़ा और हमने पढ़ा रिसिप्ट्स, ये गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट का जब एक्सपेंडिचर पढ़ा और हमने रिसिप्ट पढ़ा तो यहां पे दो या तीन केस हो सकते हैं। या तो हो सकता है कि एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट दोनों बराबर आ जाएं। गवर्नमेंट जब अपना बैलेंस शो करेगी या अपना बजट शो करेगी तो उसमें एक कंडीशन ये आ सकता है कि एक्सपेंडिचर, जितना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो आपके गवर्नमेंट रिसिप्ट के इक्वल हो जाए। दूसरा केस हो सकता है कि आपका जो एक्सपेंडिचर है वो ग्रेटर देन हो रिसिप्ट्स के, मतलब कि जो गवर्नमेंट खर्च कर रही है वो ज्यादा पैसा खर्च कर रही है, जितना ले रही है उससे ज्यादा वो खर्च कर रही है। एक केस ये हो सकता है। और नेक्स्ट केस जो है आपके पास वो है कि एक्सपेंडिचर जो है वो लेस देन हो जाए रिसिप्ट्स के। तो आपके पास तीन तरह के केस हो सकते हैं। या तो एक्सपेंडिचर जितनी गवर्नमेंट की हो वो रिसिप्ट के बराबर हो, तो इसको हम लोग कहते हैं बैलेंस कंडीशन, ये बैलेंस्ड बजट हो गया। दूसरा है कि एक्सपेंडिचर आपका ज्यादा हो, मतलब आपका खर्च ज्यादा है और आपका रिसिप्ट जो आपकी प्राप्ति है वो कम हो, दैट इज कॉल्ड डिफिसिट, ये आपका घाटा वाला कंडीशन है। और जहां पर एक्सपेंडिचर लेस देन हो रिसिप्ट के, मतलब जितना आप लाए उससे कम आप खर्चा किए, तो ये आपका हो जाएगा सरप्लस का कंडीशन। यानी तीन तरीके के बजट यहां पर हो सकते हैं। या तो बैलेंस्ड बजट होगा, या डिफिसिट होगा, या सरप्लस होगा। तो बढ़िया कौन है, अच्छा कौन है, ये अगर समझना है तो फिर से बैक हम जाएंगे अपने पुराने वीडियो पर जिसके लिंक नीचे दिए हुए हैं। आपको हमने बताया था स्टार्टिंग में ही कि गवर्नमेंट के बजट और पर्सनल बजट में अंतर होता है। अगर पर्सनल बजट होता तो ये सबसे अच्छा कंडीशन होता कि सरप्लस है, हमारे पास पैसा बच रहा है, हम सेविंग भी कर सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा बजट होता अगर ये पर्सनल बजट होता तो। बट ये गवर्नमेंट बजट है। अगर गवर्नमेंट बजट के केस में सरप्लस को लेकर चले तो क्या मतलब हुआ कि गवर्नमेंट के पास पैसा है, गवर्नमेंट पैसा खर्च नहीं कर पा रही है। क्या ऐसा संभव है कि कोई देश जिसको डेवलपमेंट करनी है, जिसके पास हजारों तरीके के काम हो सकते हैं और उसके पास पैसा बच जाए, खर्च ही ना हो? अगर देश के बारे में सोचें तो आपको लगेगा कि ये कौन सी सरकार है जिसके पास पैसा बच जा रहा है और खर्च ही नहीं कर पा रही है। क्या काम की कोई कमी है? हमेशा आपके पास काम रहेंगे, हमेशा आपके पास खर्चे रहेंगे। जिस प्रकार हमने शुरू में बताया था आपको, जब हमने स्टार्ट किया था इस टॉपिक को, तो हमने उसमें भी बताया था कि गवर्नमेंट का जब बजट होता है तो वो बजट हमेशा एक्सपेंडिचर ओरिएंटेड होता है। मतलब हमें अपने खर्च कैलकुलेट करने हैं और जब खर्च पता चल गया तो उस खर्च के पूर्ति के लिए हमको अपनी प्राप्ति खोजनी है कि हम इस खर्च को पूरा करने के लिए कहां कहां से राशि जमा कर सकते हैं, और उसके बाद हम लोग रिसिप्ट पर ध्यान देते हैं। तो जो हमारा बजट ही एक्सपेंडिचर ओरिएंटेड है तो हम हमेशा कहां रहेंगे? हमेशा रहेंगे हम डिफिसिट में। हमेशा हम रहेंगे कि हमारा खर्चा ज्यादा है और हमारी प्राप्ति कम है। अगर हम सर बैलेंस्ड केस के बारे में बात करें कि जितना प्राप्त किए उतना ही खर्च किए, ये सबसे बढ़िया कंडीशन है। बट ये कभी होने वाला नहीं है, ऐसा कभी संभव नहीं है, क्योंकि देश का जो बजट होता है वो कोई बैलेंस शीट तो है नहीं कि हमने इतना प्राप्त किया, हमने इतना खर्च किया, दोनों बराबर हो गए।
तो ये भी होता नहीं है। तो डिफिसिट ओरिएंटेड हमारा बजट रहेगा हमेशा। जब भी हमारा बजट बनेगा या किसी भी देश का बजट बनेगा तो वो हमेशा डिफिसिट में रहेगा, वो हमेशा राजकोषीय या कह लो कि वो घाटे का ही हमेशा बजट रहेगा, कि जितना पैसा सरकार लाई उससे कहीं ज्यादा वो हमेशा खर्च की। अगर कोई गवर्नमेंट जितना पैसा लाई अगर उतना खर्च भी नहीं कर पा रही है तो हम लोग कहते हैं वो गवर्नमेंट हमारी अच्छी नहीं है, वो गवर्नमेंट डेवलपमेंट ओरिएंटेड नहीं है, वो डेवलपमेंट नहीं कर सकती है। तो बजट के बारे में आपके दिमाग में यह रहना चाहिए कि अगर हमको बोला जा रहा है कि आपका बजट डिफिसिट है तो डिफिसिट होगा, कोई बात नहीं। ये एक चर्चा का विषय है जिसे हम लोग जब अपने टर्म्स को समझेंगे धीरे धीरे कि क्यों डिफिसिट हो रहा है, कैसे डिफिसिट को हम लोग मिनिमाइज कर रहे हैं, तो आगे ये टॉपिक और आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। तो आप देखते रहिए। तो आगे हम लोग इस पे देखेंगे कि अगर ये मेरा बजट डिफिसिट टाइप का है तो कितने टाइप का डिफिसिट बजट मेरा हो सकता है। तो डिफिसिट बजट अगर है हमारा तो हम लोग कौन कौन टाइप का डिफिसिट देखेंगे। पहला हम लोग देखेंगे इसमें कि रेवेन्यू डिफिसिट बजट, रेवेन्यू डिफिसिट। दूसरा जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे फिस्कल डिफिसिट। तीसरा जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे बजट डिफिसिट, बजटरी डिफिसिट। और चौथा जो हम लोग देखेंगे वो कहलाता है प्राइमरी डिफिसिट। तो एक एक करके चारों के बारे में पहले जानना है हमें कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या होगा। तो आपको जब हमने पढ़ाया था एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट, बार बार हम इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि इस चीज को देखने के लिए आप पुराने वाले वीडियो जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है उसको जरूर देख लें कि जब हमने रेवेन्यू डेफिसिट पढ़ाया, जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ाया या रेवेन्यू रिसिप्ट पढ़ाया तो हमने देखा क्या क्या सोर्स है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या खर्च होंगे और रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या क्या सोर्स आपके बनेंगे। तो रेवेन्यू डिफिसिट का मतलब सिंपल सा क्या कह सकते हो आप कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होगा वो मोर देन होगा रेवेन्यू रिसिप्ट के। यही होगा कि अगर हम रेवेन्यू डिफिसिट पढ़ रहे हैं मतलब क्या हुआ कि रेवेन्यू का जो एक्सपेंडिचर है वो मोर देन है रेवेन्यू डिफिसिट के, सॉरी रेवेन्यू रिसिप्ट के। मींस क्या है कि जितना रेवेन्यू से सरकार ने कमाया उससे कहीं ज्यादा रेवेन्यू में खर्च किया। तो वैसे केस में क्या होगा आपको सोचना चाहिए कि ये डिफिसिट जो है ये क्या है। कि रेवेन्यू के विषय में जब हमने बताया था आपको पहले भी कि जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो रेकरिंग इन नेचर होता है, वो आपके इंस्टेंट खर्चे हैं जो आपको खर्च करने ही हैं। यानी कि अगर रेवेन्यू में एक्सपेंडिचर है तो वो एक्सपेंडिचर आपको खर्च करने पड़ेंगे, आप उसे रोक नहीं सकते हैं। तो अगर रेवेन्यू में एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रेवेन्यू में रिसिप्ट कम है, इट मींस क्या हुआ कि आपका जो सोर्स वो कम हो रहा है लेकिन खर्चे उस प्रकार के हैं जो खर्चे आप रोक नहीं सकते, जिसे आपको खर्च करना ही पड़ेगा। तो क्वेश्चन उठता है यहां पर कि अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है और उसमें इनकम कम हो रहा है तो जरूर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को फुलफिल करने के लिए सरकार को कोई ना कोई और सोर्स या किसी ना किसी और मद से पैसे यहां खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि हम उस पैसे को खर्च को रोक नहीं सकते हैं। तो अगर रेवेन्यू डिफिसिट हो रहा है तो सरकार कहीं ना कहीं उस डिफिसिट को, उस गैप को पूरा करने के लिए जो वो कैपिटल का उसका सोर्स होगा या जो मान लो कि एसेट बनाने के लिए जो सोर्स होंगे उसके पैसे को वो खर्च कर देगी रेवेन्यू में। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है रेवेन्यू डिफिसिट का कि रेवेन्यू में मान लो कि जैसे इंडिया के केस में हम बात करें तो सेकेंड 5 ईयर प्लान जब आया था तो उस साल एक मात्र वैसा वो पंचवर्षीय योजना थी जिसमें ये वाला रेवेन्यू जो बजट था हमारा, रेवेन्यू बजट रेवेन्यू सरप्लस बजट बना। मतलब क्या हुआ कि रेवेन्यू में इनकम ज्यादा हुआ और एक्सपेंडिचर कम हुआ। एक बार ही ऐसा हुआ है कि जब इंडिया का रेवेन्यू बजट सरप्लस में गया। अब सोचो कि ये अच्छा था या खराब था, थोड़ा सा इस पे लॉजिक लगाइए कि रेवेन्यू रिसिप्ट ज्यादा है, रेवेन्यू रिसिप्ट ज्यादा है मींस क्या हुआ कि रेवेन्यू के रिसिप्ट्स कौन से थे। आप पुराने क्लास को देखो, रेवेन्यू रिसिप्ट्स में जो आपके टैक्सेस थे वो आपके रेवेन्यू रिसिप्ट्स थे। यानी कि अगर रेवेन्यू बजट सरप्लस जा रहा है इट मींस आपका जो टैक्स कलेक्शन है या टैक्स का जो रेट है वो बहुत हाई होगा। ये बताता है कि अगर रेवेन्यू बजट सरप्लस में चला गया इट मींस ये कहीं ना कहीं हायर टैक्सेज होंगे।
ये कहीं ना कहीं करप्शन के चांसेस ज्यादा देंगे, ब्लैक मनी का क्रिएशन ज्यादा होगा। यानी कि अगर रेवेन्यू बजट आपका डिफिसिट ना होकर सरप्लस जा रहा है तो आप कहीं ना कहीं करप्शन को, ब्लैक मनी को या टैक्सेज के कलेक्शन को आप बढ़ा रहे हैं। तो ये इकोनॉमी की भाषा में अच्छा नहीं होता है। तो एक टाइप का जो बजट था वो था रेवेन्यू बजट। दूसरा जो है वो है हमारा फिस्कल बजट, फिस्कल डिफिसिट। फिस्कल डिफिसिट क्या हुआ कि ये हम बात कर रहे हैं ओवरऑल कि सरकार के द्वारा जो टोटल रिसिप्ट्स है और टोटल एक्सपेंडिचर है उसका गैप। यानी कि अगर डिफिसिट की बात कर रहे हैं तो टोटल आपका एक्सपेंडिचर ये जो होगा ये ग्रेटर देन होगा टोटल रिसिप्ट्स के। लेकिन ध्यान देना है कि टोटल एक्सपेंडिचर किसका और टोटल रिसिप्ट किसका। टोटल एक्सपेंडिचर तो टोटल हो गया, रेवेन्यू भी और कैपिटल भी, लेकिन टोटल रिसिप्ट गवर्नमेंट के इनकम का। ध्यान से समझना इस चीज को कि गवर्नमेंट के इनकम का ये बताता है कि गवर्नमेंट का टोटल इनकम जिसको हम लोग रिसिप्ट कह रहे हैं। यानी कि अगर सरकार कहीं से कर्ज ले रही है, अगर कर्ज ले रही है, बोरो कर रही है पैसा, तो वो उसके इनकम में काउंट नहीं होगा, जो उसके यहां से उत्पन्न नहीं हुआ। ये बोरोइंग को छोड़कर बात करता है। ये याद रखना है आपको हमेशा कि फिस्कल डिफिसिट जो है टोटल एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन होगा टोटल रिसिप्ट के, ओनली इनकम नॉट बोरोइंग। बोरोइंग इसमें नहीं आएगा। फिर है अगला बजटरी डिफिसिट। बजटरी डिफिसिट क्या होता है? ये है सिंपल लैंग्वेज में इसी को कहें कि अब इस पार्ट को भी हटा दो। अगर हम बजटरी के बारे में बात कर रहे हैं तो बजटरी डिफिसिट जो आपका होगा कि टोटल एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन टोटल रिसिप्ट। मींस इसमें आप बोरो भी कर रहे हैं तो वो भी आपके रिसिप्ट में काउंट हो रहा है। तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑलवेज ग्रेटर देन होगा टोटल रिसिप्ट के। प्राइमरी बजट, प्राइमरी डिफिसिट क्या है? प्राइमरी डिफिसिट जो है ये बताती है कि सरकार का इंटरेस्ट पेमेंट जो कर रही है, जो सरकार कहीं से बोरो की, पैसे कर्ज ली, उसके अगेंस्ट में जो इंटरेस्ट पे कर रही है, वो इंटरेस्ट पेमेंट उसके फिजिकल डिफिसिट यानी फिजिकल डिफिसिट में वो इंटरेस्ट पेमेंट कितना परसेंट रोल अदा कर रहा है। नहीं समझ में आया? फिर से समझाते हैं इस चीज को कि जो फिजिकल डिफिसिट हुआ, फिजिकल डिफिसिट क्या हुआ? टोटल एक्सपेंडिचर जो आपका है और टोटल रिसिप्ट बोरोइंग को छोड़कर वो जो गैप है दैट इज कॉल्ड फिजिकल डिफिसिट। तो प्राइमरी डिफिसिट बताता है कि फिजिकल डिफिसिट जो होगा, जो ज्यादा हो या उसका जो भी संख्या आता हो, उस फिजिकल डिफिसिट में बोरोइंग के अगेंस्ट में, जो लोन के अगेंस्ट में इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है, उस इंटरेस्ट पेमेंट का रोल कितना है। यानी कि इंटरेस्ट पेमेंट के कारण आपके गवर्नमेंट का फिजिकल बजट कितना भाग रहा है, यानी कि फिजिकल बजट का कितना परसेंटेज आप खर्च कर रहे हैं केवल इंटरेस्ट पेमेंट में। मींस क्या है कि ये वो जानकारी है कि आप वो खर्च कर रहे हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं है। मींस आपने लोन लिया, आप लोन को वापस करेंगे ही, लेकिन उस लोन के अगेंस्ट जो आप इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, लगातार जो इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, वो ना तो आपका कोई एसेट बना रहा है, ना ही आपका कोई रेवेन्यू क्रिएट हो रहा है। तो कहीं से कुछ हो नहीं रहा है, केवल आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं लोन के अगेंस्ट में। तो लोन के अगेंस्ट में इंटरेस्ट पे करना आपके फिजिकल डिफिसिट का कितना परसेंट है, दैट इज नॉन एज प्राइमरी डिफिसिट। तो अब इन चारों डिफिसिट को हम एक एग्जांपल से समझेंगे डाटा के साथ, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। तो एक एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश कर रहे हैं इन चारों चीजों को। जैसे मान लो कि ये हमारा एक बैलेंस शीट है, जिसमें एक साइड मेरा रिसिप्ट्स है, दूसरी साइड मेरा एक्सपेंडिचर्स है। रिसिप्ट्स में हमने इसको लिया एक रेवेन्यू रिसिप्ट 90,000, इन करोड़ है सारा, तो रेवेन्यू रिसिप्ट 90,000, कैपिटल रिसिप्ट 10,000 का, जिसमें ये क्या है कि मार्केट से मान लो कि बोरो किया जा रहा है पैसा, 10,000 रुपया मार्केट से बोरो किया जा रहा है। आपको बताया था हमने कि कैपिटल रिसिप्ट्स में आपके मार्केट बोरोइंग जो लॉन्ग टर्म के होंगे वो काउंट होंगे। तो 10,000 रुपया आपका इनका रिसिप्ट कैपिटल में है, 90,000 रुपया इनका रेवेन्यू रिसिप्ट है। टोटल रिसिप्ट जो हो गया दोनों का सम 1,00,000 करोड़। तो ये हुआ आपका रिसिप्ट्स कि हमने यहां से पैसा प्राप्त किया। अब आओ एक्सपेंडिचर पर। एक्सपेंडिचर समझो कि नन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नन प्लान में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना का है? 90,000। इसमें एक कॉलम डाला गया इंटरेस्ट पेमेंट 50,000 रुपया। आपको याद होगा कि जब हमने एक्सपेंडिचर पढ़ाया था
तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आपका इंटरेस्ट पेमेंट जो होता है वो ऑलवेज काउंट होता है रेवेन्यू में। तो जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो 50,000 है, वो इसमें इंक्लूडेड है, यानी 90,000 टोटल नन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जिसमें 50,000 रुपया केवल खर्च किया गया इंटरेस्ट पेमेंट पर। फिर मान लो कि नन प्लान में कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कुछ हुआ, तो नन प्लान में कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो 25,000 का है, प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर 50,000 का है, प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 10,000 का है। तो अगर हम बात करें टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो टोटल रेवेन्यू कहां होगा, नन प्लान और प्लान, यानी कि 4 नंबर कॉलम और 7 नंबर कॉलम को जोड़ देंगे तो मेरा निकल जाएगा टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दैट इज कॉल्ड 1 लाख करोड़। और टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर बात करेंगे तो कितना हुआ, तो यहां पर आपके पास नन प्लान कैपिटल है और प्लान कैपिटल है, 5 + 6 दोनों को ऐड कर दिए, ये हो गया 75,000 करोड़। टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ आपका, तो टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों को जोड़ दिए 1,75,000 करोड़ रुपया आपका एक्सपेंडिचर है। आपका इनकम कितना है, यानी आपका रिसिप्ट कितना है 1 लाख करोड़, और आपका खर्च कितना है 1,75,000 करोड़। तो ये इतने तरीके से बटा, यानी कि हमको इसको पहले अपने कॉपी में इसको जरूर लिख लीजिएगा। अब हम आपको समझाएंगे चारों बजट को अलग अलग। अगर हमारे पास पहला हम ले कि बजटरी डिफिसिट क्या हुआ, माने फाइनली बजटरी डिफिसिट मेरा क्या हुआ, तो बजटरी डिफिसिट सिंपली डिफाइन करता है कि टोटल रिसिप्ट और टोटल एक्सपेंडिचर के गैप को, टोटल रिसिप्ट और टोटल एक्सपेंडिचर के गैप को। तो टोटल रिसिप्ट कितना था आपका 1 लाख करोड़, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है आपका 1,75,000 करोड़, यानी कि ये दोनों का गैप कितने का है 75,000 करोड़ का, यानी आपका बजटरी डिफिसिट कितने का आएगा 75,000 करोड़। ये आपका पहला हो गया। बजटरी डिफिसिट समझ में आ गया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि टोटल आपका रिसिप्ट कितना है और टोटल आपका एक्सपेंडिचर कितना है, दोनों का जो भी गैप है अगर नेगेटिव में आ रहा है, आप रिसिप्ट माइनस एक्सपेंडिचर करोगे तो नेगेटिव में आएगा, तो जो गैप आया दैट गैप इज नॉन एज बजटरी डिफिसिट। दिख रहा होगा आपको, रिसिप्ट ज्यादा है, सॉरी रिसिप्ट कम है और एक्सपेंडिचर आपका ज्यादा है। दूसरा बजट का बात करें हम कि फिस्कल डिफिसिट क्या हुआ, तब फिस्कल डिफिसिट के बारे में बात करें तो फिस्कल डिफिसिट में आपको क्या बताया गया था कि आप अपने रिसिप्ट को देखिए, उसमें बोरोइंग नहीं होना चाहिए। मतलब बोरोइंग कौन सा है 10,000, यानी आपका रिसिप्ट कितना का हो गया, केवल रिसिप्ट कितने का है 90,000 का, और खर्च जो आपका है ये टोटल है कितने का 1,75,000, खर्च कितने का है 1,75,000, और आपका रिसिप्ट कितने का है 90,000। 10,000 हम चूंकि कहां से उठा रहे हैं, मार्केट बोरोइंग है, तो मार्केट बोरोइंग को नहीं लेना है, यानी फिजिकल डिफिसिट में अगर हम डिफिसिट की बात करें तो वो मेरा हो जाएगा 1,75,000 माइनस 90,000, ये आपका आएगा 85,000 करोड़, यानी कि 85,000 करोड़ का आपका फिस्कल डिफिसिट हुआ है। जो फिस्कल डिफिसिट की बात करते हैं तो ये हमको आप याद रखना है बस इसी बात को कि इसमें हम मार्केट बोरोइंग को रिसिप्ट में नहीं काउंट करेंगे। क्या काउंट करेंगे, आपका टोटल रिसिप्ट कितना है जिसमें मार्केट बोरोइंग नहीं हो, और टोटल आपका एक्सपेंडिचर कितना है। नेक्स्ट जो है रेवेन्यू डिफिसिट, तो रेवेन्यू डिफिसिट तो नाम से ही स्पष्ट है कि आपको इसमें क्या देखना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितने का था 1 लाख का था, और रेवेन्यू का आपका रिसिप्ट कितने का था 90,000 का था, तो गैप कितने का रहा 10,000 का, तो ये हो जाएगा 10,000, यानी आपका रेवेन्यू में कितना आपका रिसिप्ट है कितना आपका एक्सपेंडिचर है, दैट गैप इज नॉन एज रेवेन्यू डिफिसिट। लास्ट बात करें हम प्राइमरी डिफिसिट। प्राइमरी डिफिसिट में क्या आपको बताया गया था कि इसमें हम लोग चेक करते हैं कि हमारा फिस्कल डिफिसिट में कितना परसेंटेज है इंटरेस्ट पेमेंट का। तो मेरा फिस्कल डिफिसिट कितने का आया 85,000 करोड़ का, और इसमें इंटरेस्ट पेमेंट में कितना खर्चा आप कर रहे हैं 50,000, माइनस कर दो कितना आएगा, ये आया आपका 85,000 माइनस 50,000 35,000। ये जो है आपका डिफिसिट, ये ध्यान से समझो कि फिजिकल डिफिसिट में हमने इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर दिया। फिजिकल डिफिसिट में हमने
इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर दिया। तो मतलब क्या हुआ कि आपका जो गैप है, गैप में इंटरेस्ट पेमेंट को हमने हटाया, तो आपको एक पॉजिटिव डाटा मिल रहा है। यहां पर ये ध्यान देना आपको इस बात को है कि ये अगर पॉजिटिव मिल रहा है मतलब क्या हुआ, ऐसा भी केस आ सकता है कि आपका जो फिस्कल डिफिसिट है, जो गैप है, वो सिर्फ और सिर्फ टैक्स आपके इंटरेस्ट पेमेंट के कारण ही आ जाए। यानी कि अगर प्राइमरी डिफिसिट जो है वो अगर सरप्लस में जा रहा है तो आप सही हैं, लेकिन अगर प्राइमरी डिफिसिट आपका नेगेटिव चला गया तो समझ लो कि उस देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डूब चुकी है। वो देश अपना सारा पैसा जो है वो खर्च कर रहा है इंटरेस्ट पेमेंट पर। तो ये चारों बजट, चारों डिफिसिट को हमने डिफाइन किया एक डाटा से, सिंपल समझना है। फिर से समझा रहे हैं कि बजटरी डिफिसिट मतलब हुआ कि टोटल आपका रिसिप्ट और टोटल एक्सपेंडिचर, इसका गैप। फिस्कल डिफिसिट आपका रिसिप्ट जिसमें बोरोइंग को छोड़ देना है और टोटल एक्सपेंडिचर, उसका गैप। आपका रेवेन्यू डिफिसिट, रेवेन्यू में कितना मेरे पास आया और रेवेन्यू में कितना हमने खर्च किया, उसका गैप। प्राइमरी डिफिसिट की फिस्कल डिफिसिट में इंटरेस्ट पेमेंट का क्या रेट है, इंटरेस्ट पेमेंट फिस्कल डिफिसिट का कितना परसेंट जा रहा है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डिफिसिट। तो अब क्वेश्चन उठता है कि इस चारों का क्या सिग्निफिकेंस है और चारों में कौन अच्छा है या कौन सही तरीके से इकोनॉमी को डिस्क्राइब कर सकता है या कौन सबसे ज्यादा डेंजरस है। तो हमारे पास अब आ गया फिस्कल डिफिसिट, बजटरी डिफिसिट, प्राइमरी एंड रेवेन्यू डिफिसिट। तो पहला सवाल यही से उठता है कि कौन ज्यादा, चूंकि सब तो डिफिसिट है, सब तो घाटा ही है, तो कौन सा घाटा ज्यादा खतरनाक होगा, कौन सा घाटा ज्यादा खतरनाक है। चारों में अगर देखें तो सबसे ज्यादा खतरनाक घाटा कौन सा है, ध्यान से समझिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है कि हम लोग रेवेन्यू डिफिसिट ले रहे हैं बट कैपिटल डिफिसिट नहीं लेते हैं। तो घाटा को देखते हुए अगर हम बोले कि चारों में कौन सा डेटा अगर बढ़ा तो हमारे इकोनॉमी के लिए डेंजरस हो सकता है, वो होता है हमेशा रेवेन्यू डिफिसिट। रेवेन्यू डिफिसिट क्यों होता है ये आपको समझना पड़ेगा कि अगर किसी देश का रेवेन्यू डिफिसिट बढ़ रहा है मतलब क्या हुआ, रेवेन्यू का जो घाटा है वो बढ़ रहा है, इसका मतलब वो बहुत खतरनाक स्टेज में जा रहा है। क्यों जा रहा है समझिए कि रेवेन्यू के खर्चे वो खर्चे हैं जो आपको करने ही पड़ेंगे, और अगर आपको डिफिसिट में जा रहे हैं मतलब रेवेन्यू में जितना पैसा आप लाए उससे कहीं ज्यादा आपको खर्च करना है, और ये वो खर्चे हैं जिसको आप रोक नहीं सकते हैं, यानी आपको हर हालत में पैसा लाना पड़ेगा। तो पैसा कहां से लाओगे, आपके पास तीन ऑप्शन है, या तो आप कैपिटल के जो रिसिप्ट्स हैं उसको खर्च कर दो रेवेन्यू में। अगर कैपिटल के रिसिप्ट को खर्च कर दिए रेवेन्यू में तो कैपिटल रिसिप्ट्स क्या थे, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए थे। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, एसेट क्रिएशन, प्रोडक्टिव इन नेचर, यानी आप देश का प्रोडक्शन रोक रहे हैं, यानी वो पैसा जिससे देश में आपका कोई एसेट बनता, अब उस पैसे से आप रेवेन्यू के खर्चे पूरे कर रहे हैं। और रेवेन्यू के खर्चे हमेशा नॉन प्रोडक्टिव होते हैं, वो कुछ नहीं आपको देंगे बाद में, यानी कि आप उस पैसे का, जिस पैसे का उपयोग आपके देश के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए होता, उस पैसे को उठा के आप रेवेन्यू में खर्च कर दे रहे हैं और उससे आपको फिर कुछ वापस मिलने वाला नहीं है। यानी कि एक तरीका ये कर सकते हो। दूसरा तरीका, हमको रेवेन्यू चूंकि खर्च करना है, हम पैसा कहां से लाएंगे, हम कर्ज लेंगे। अब हम जब कर्ज लेंगे तो हमको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, हमारी देश की अर्थव्यवस्था किसी और के चुंगल में फंसती चली जाएगी। तो रेवेन्यू को अगर हमको पूरा करना है तो हमको इन्हीं सभी रास्तों में से कुछ रास्ते अपनाने पड़ेंगे, और जो हर हालत में आपके इकोनॉमी के लिए खतरनाक है। जैसे फिस्कल डिफिसिट को पकड़ो, तो फिस्कल डिफिसिट में क्या था आपका कि टोटल आपका रिसिप्ट, टोटल एक्सपेंडिचर, वो एक्सपेंडिचर जिसमें कैपिटल भी इन्वॉल्व है, हम कैपिटल के खर्चे को रोक देंगे, हम कैपिटल के खर्चे को कम करेंगे तो हमारा खर्चा कम हो जाएगा। लेकिन उस खर्चे को करने के लिए हम बाध्य भी नहीं है कि हमें वो खर्चे अभी करने हैं। तो सारे प्रकार के डिफिसिट्स में ये रेवेन्यू डिफिसिट अगर बढ़ता है किसी देश का तो ये हमेशा खतरनाक होता है। तो फिस्कल डिफिसिट और रेवेन्यू डिफिसिट में अंतर आपको पता होना चाहिए। प्राइमरी डिफिसिट का मीनिंग क्या है ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो ध्यान से समझना है इस चारों टर्म को कि ये टर्म डिफिसिट का मतलब क्या है। दूसरा, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि कौन सा डिफिसिट
मतलब ये डिफिसिट जो वर्ड यूज हो रहा है, राजकोषीय घाटा जिसको हम लोग कहते हैं फिस्कल डिफिसिट को, तो ये अगर हो रहा है तो इकोनॉमी, किसी देश के इकोनॉमी के लिए क्या अच्छा है? डिफिसिट अच्छा है कि बैलेंस अच्छा है या सरप्लस अच्छा है, जिसकी चर्चा हमने स्टार्टिंग में ही की। तो पहले इन चारों चीज़ों को समझ लें, आज हमने समझा दिया। अब नेक्स्ट जो हम लोग बताएंगे तो इन चारों के आधार पर जितने क्वेश्चंस आए हैं आईएएस यूपीएससी के, उसे हम लोग समझाते हुए कॉन्सेप्ट के साथ फिर से डील करेंगे। तो हमारे चैनल को लगातार देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ये है आपकी हमारी अपनी पाठशाला। थैंक यू।